हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में आज हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच सके। 70वीं बीपीएससी को टारगेट करके ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। हर कंपटीशन के लिए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ हिस्ट्री का भी पोर्शन ये कवर करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम में जहाँ भी जीएस होगा तो इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे और इससे आपको आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी तक के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करते हुए पिट्स इंडिया एक्ट, सभी चार्टर एक्ट, 58, 61 और जितने सारे अधिनियम हैं सब पढ़े। 1909 पढ़े, 1919 मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार पढ़े। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे कई बार सवाल पूछे गए और अक्सर आते हैं। सबसे अहम बात कि इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची है। आप सोचिए कि जब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 395 थे और अनुसूची 8 थी। इस 35 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। कितना बड़ा ये अधिनियम था, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का लघु संविधान किसे कहा गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। और 1935 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों उठा करके हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। इसलिए भारतीय संविधान के बनने में सबसे बड़ा योगदान इसी का जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। बाकी अन्य चीज़ों को अन्य देशों से सब जगह से समेट करके ले करके और हमारा संविधान का निर्माण किया गया। इसलिए भारत के संवैधानिक विकास में सबसे अहम रोल निभाता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको पास करने के क्या क्या कारण थे। 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। 30 जून 1930 को साइमन आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसका आधार बना 10 अगस्त 1928 को नेहरू समिति का प्रतिवेदन आया। दरअसल नेहरू समिति का प्रतिवेदन इस आधार पर आया था कि साइमन आयोग में जब किसी भारतीयों को जगह नहीं मिली तो साइमन गो बैक के नारे लगे और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। विरोध का कारण था भारतीयों का उसमें सम्मिलित नहीं किया जाना। तो अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय अभी परिपक्व नहीं हैं जो अपना संविधान खुद बना सकें या अपना निर्णय खुद ले सकें। तो इसको चैलेंज मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। चूंकि इसमें लीग को जगह नहीं मिली थी, इसलिए जिन्ना ने अलग से 29 मार्च 1929 को जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांग प्रस्तुत पेश की। ये इनका अलग से प्रतिवेदन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय मार्च 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले हमारे BR अम्बेडकर महोदय थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसके बाद क्या होता है। ब्रिटिश संसद में इस संबंध में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया। ये भी इसका आधार बना कि अब यहाँ पर सुधार बहुत जरूरी हो गया है और यहाँ पर नए अधिनियम की जरूरत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला, काफी सक्सेसफुल रहा। इसी के दबाव में आकर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को जेल से रिहा करते हुए और लंदन बुलाया गया था। चलिए, ये तो हमारे वो कारण थे जिसके परिप्रेक्ष्य में ये 1935 का अधिनियम पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान भी काफी इंपॉर्टेंट थे। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, पहला प्रोविजन अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, जिसमें प्रांतों का सम्मिलन अनिवार्य लेकिन देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर।
अब एक अखिल भारतीय स्वरूप की इसमें कल्पना की गई कि संपूर्ण भारत एक होगा, लेकिन इसमें प्रांतों का सम्मिलन तो अनिवार्य किया गया, लेकिन देशी रियासतों को खुला छोड़ दिया गया कि वो अपनी इच्छा से चाहे तो सम्मिलित हों या न हों। संघ एवं केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन विषयों के विभाजन के आधार पर किया गया, जिसमें संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची होते थे। आज भी हमारे संविधान में यही प्रोविजन है कि विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी तीनों इसी को उठा करके हमारे संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया। देखिए, जैसा 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किए गए थे, अब यहाँ क्या किया गया कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई, विषयों को 2 भाग में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, और प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांत में अब द्वैत शासन नहीं रहे, उससे वहां पर स्वायत्तता लागू की गई। आगे देखेंगे, गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां दी गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद सदस्यों की संख्या 260, कार्यकाल 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा सदस्यों की संख्या 375, प्रांतों से 250 और रियासतों से 125। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। अब 5-5 वर्ष का होने लग गया केंद्रीय विधानसभा, काफी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 में हुई थी, और यहीं पर इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करते हुए स्वशासन की स्थापना कर दी गई। ये इसका बहुत बड़ा चेंजिंग था कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। अब प्रांत में चुनी गई सरकार होते थे और चुनी गई सरकार बनती थी। वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की गई, गवर्नर की नियुक्ति की गई। आगे देखिए, जो प्रांत थे वो प्रांतीय विधानसभा और विधान परिषद 2 हाउस में यहाँ भी बट गया। आज भी यही होते हैं, आज भी विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। इसी का आधार था कि प्रांतीय विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें 11 प्रांत सम्मिलित थे। 11 प्रांत को सम्मिलित किया गया था। मद्रास 275, 56 विधान परिषद, बम्बई 175 विधानसभा, 56 विधान परिषद, बंगाल 250 और 65 संयुक्त प्रांत, यानी आज जो उत्तर प्रदेश है 228 और 60, पंजाब 175, यहाँ विधान परिषद नहीं थी। बिहार में 152 सदस्य और 30 विधान परिषद। मध्य प्रांत एवं बरार में 112 विधान परिषद नहीं थी। आसाम में 108 और विधान परिषद में 22। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 50, यहाँ विधान परिषद नहीं थी। उड़ीसा 60 विधान परिषद नहीं थी। सिंध 60 विधान परिषद नहीं थी। प्रांतों में राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई। प्रांतों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। 1 अप्रैल 1937 से इसे लागू किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। जैसा कि 1937 में हम लोग देखते हैं कि 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस भारी सफलता के साथ राज्यों में बनाती है। 11 में सरकार बनती है। 11 में 6 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, 3 में मिली जुली सरकार। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। ये आगे हम लोग देखेंगे, आगे चल कर के सरकार बनने के क्रम में। तो ये प्रांतीय स्वायत्तता के लागू होने से बहुत बड़ा चेंजिंग आया। सबसे बड़ा चेंजिंग आया कि जो दमनकारी नीतियां थी, जो पुलिस प्रशासन और दमनकारी नीतियां थी, वो अब सरकार के बनने से, जब प्रांतीय सरकार बनती थी तो चुने गए जो प्रधानमंत्री कहलाते थे, मुख्यमंत्री उस समय नहीं कहलाते थे, प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो जब प्रधानमंत्री बनते थे तो उन्हीं को सैल्यूट करना पड़ता था, जिसको कल दमनकारी नीतियों के कारण जिन पर वो कार्रवाई किया करते थे। ये बहुत बड़ा ही परिवर्तन था, और ये सब परिवर्तन का परिणाम हुआ कि आगे चल करके भारत में संविधान सभा का गठन होता है, संविधान की रचना होती है, और सही मायने में भारत जो है स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहा था। चलिए, इसी के साथ अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
लाइक करें ताकि आपको वीडियो का बराबर आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।